किसी को कुछ भी समझ में आ रहा हो हम क्या करेंगे, क्या गिवन है तो बताओ, बोलो बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन ये कहता है दो बच्चे हैं, एक है भावना और एक है साक्षी। ये दोनों के दोनों किसी एग्जाम में अगर अपियर होते हैं तो भावना एग्जाम को क्वालिफाई करने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो है 0.05। भावना एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगी, पास हो जाएगी। और साक्षी अगर एग्जाम को पास कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, और दोनों ही पास करने की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है। तो ये एक तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ भावना एंड साक्षी दे रखा है। ठीक है, आगे सुनो। पहला सवाल कहता है बोथ भावना एंड साक्षी विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। दोनों की दोनों बच्चियां एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए, ये पूछा है। अगर ना कर पाए तो इसका मतलब है पहले पार्ट में ये जानना चाह रहा है। मैं लिखूंगा, मैंने ई मान लिया बेटा, इससे पहले सॉल्यूशन करने से पहले ई मान ले रहा हूं भावना क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ऐसे ही एफ मैंने मान लिया, दूसरा नाम क्या था, साक्षी था ना, साक्षी क्वालिफाई दी एग्जामिनेशन। ठीक है, पहला सवाल वो कहता है कि भावना भी पास न हो बेटा और साक्षी भी पास नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, भावना को मैंने क्या माना है, ई माना है, तो ई बोल रहा है ई वाली को फेल कर दो। फेल का मतलब बार लगा दो। ई का मतलब है भावना क्वालिफाई दी एग्जाम, ई बार का मतलब है भावना विल नॉट क्वालिफाई दी एग्जामिनेशन। इंटरसेक्शन में साक्षी को भी बेटा फेल करा दो। करा दिया, समझ में आया? विल नॉट क्वालिफाई का मतलब है कि इसको भी फेल करा दो, इसको भी फेल करा दो। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर अलग अलग बार हो, अलग अलग बार हो, एक पे बार करना हो तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मतलब एक पे बार आ जाएगा और इंटरसेक्शन से यूनियन बन जाता है, यूनियन से इंटरसेक्शन बन जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का टोटल बार। अगर मेरे को टोटल बार हटाना हो, टोटल बार हटाना हो तो उसका क्या तरीका होता है बेटा, वन माइनस बिना बार के लिख दो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ लिख सकता हूं। इतना लिखा, अभी थोड़ी देर बाद सुन लो फिर लिखेंगे आगे। ये लिखा, वन माइनस बड़ा सा ब्रैकेट, ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहां फॉर्मूला लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। वन माइनस बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना गिवन है, ई का मतलब भावना के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05, और साक्षी के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.10। दोनों के एक साथ पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.02। इसको सॉल्व करो, ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है बेटा, यही आ रहा है, ये सही है ना? सॉरी सॉरी माइनस है बेटा, तो ये आ गया 13 आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करके कितना आ गया बेटा, बोलो। तो 0.87 जो आया है ये बेटा फर्स्ट पार्ट का तुम्हारा आंसर हो गया। सारे बच्चे पहला पार्ट करो, जल्दी करो। तो ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, जल्दी लिखो, बस नाम चेंज होंगे बार 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 बार। पहले पार्ट तो देखो सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, अब हम लोग सेकंड पार्ट की दुनिया में चलते हैं। सेकंड पार्ट कहता है तुमसे एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। कोई ना कोई एक तो फेल करनी है तुम्हें, कोई ना कोई एक तो फेल करनी है। तो इसका मतलब है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकाल दो, इसका जो आएगा
एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। कम से कम सीधी सीधी बात है कि एक को फेल करना है, यही तो लॉजिक हुआ। तो इसको ऐसे नहीं कर सकते बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से वो वाला केस हम लोग माइनस कर दें, वो भी तो इंटरसेक्शन वाला भी तो माइनस कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, इनमें से एक ऐसी हो जिसको तुम्हें फेल करना है। तो मान लो बेटा अगर ई पास हो गई तो एफ को फेल कर दो, ऐसा ही तो सीन है। तो इनमें केवल वो वाला केस माइनस कर दो टोटल में से जिसमें दोनों एक साथ पास हो रही हो। कौन सा वो केस है दोनों दोनों एक साथ पास हो रही हैं? वो है ई इंटरसेक्शन एफ वाला, एक ऐसा है जिसमें दोनों एक साथ बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये केस माइनस कर दो। तो इसका क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू दोनों के पास होने की है 0.02। तो ओवरऑल आंसर कितना आया? 0.98 इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट करो, थर्ड पार्ट करो, थर्ड पार्ट के बारे में सोचो। हाँ बोलो बेटा। इसका आंसर यही हुआ कि या तो मान लो एक बच्ची जो पहली वाली बच्ची है वो पास हो गई, दूसरी बच्ची फेल हो गई। दूसरा केस ये बन गया, पहली वाली पास हो गई, दूसरी वाली पास हो गई, पहली वाली फेल हो गई, और जो दोनों एक साथ पास हो रही थी वो नहीं होंगी। ठीक है, ये केस ये था सेकंड वाला। थर्ड केस जो बन रहा है उसको ध्यान से देख बेटा। थर्ड केस में कहता है कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। इसका मतलब ये है कि मान लो ये दो बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो एक काम करो, दोनों को क्या करना है? एक को ही पास कराना है ना। तो एक केस तो ये है कि इसको मैंने पास करा दिया तो इसको क्या कर दें? फेल कर दो। अब की बार इसको पास करा दिया तो इसको फेल कर दो। दो केस बन गए, और ये दोनों केस अलग अलग नहीं होते, एक लाइन में लिखने होते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले मैंने ई को पास करा दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? ले बेटा इसको मैंने फेल कर दिया, बार लगा दिया, प्लस साइन लगाओ। अब की बार मैं ये कर रहा हूं, पहले वाले बच्चे को फेल करा दिया तो दूसरे वाले को बेटा पास करा दिया। यही तो चाहिए प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला मेरे को वरद बताएगा। वरद इसका फॉर्मूला क्या है? हो गई तुम्हारी पढ़ाई, चल तुम बता छोटू सरगुन, पढ़ के आए हो तुम पूरा, तुम मेरे नोट्स भी देखे मैंने। टाइम अप हो गया, चल वैभव बता। बहुत बढ़िया यार, डायरेक्ट चीज है ना। अगर कहीं बार लगा हुआ है ना, एक पे बार लगा हुआ है तो पहले जिस पे बार नहीं है वो लिख दो, लिख दिया। और उसके बाद जो माइनस करोगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना बेटा, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आया? चल भरत नेक्स्ट का बताना, किस पे बार नहीं है? कभी पढ़ भी लिया कर घर जाके बेटा। एफ पे नहीं है तो प्रोबेबिलिटी एफ लिखेंगे, माइनस किसको करेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने वेन डायग्राम बना के समझाया भी था। ठीक है, इसकी सबकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। इसकी वैल्यू कितनी है? ई की 0.05, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.02, एफ की वैल्यू है 0.10 और इसकी वैल्यू है 0.02। पूरी कैलकुलेशन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। करो बेटा। जीरो पॉइंट वन वन आ गया ना, जल्दी करो। कहाँ पे बेटा? तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता? अरे सीधी सीधी बात है, जब ये वाला केस ले रहे हो तो ये पास करा रहे ये फेल करा रहे तो इंटरसेक्शन तो माइनस करना ही। समझ में आया? वो तो फॉर्मूले से आ गया ना इंटरसेक्शन। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? एक बार जो भी क्वेश्चन कराया जाता है उसको घर जाके पढ़ो, बार बार पढ़ो। सेम सवाल बेटा स्कूल में आएंगे तो इनको बार बार प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं। ये मत सोचो और ये एग्जाम के दिन तुम उठाओगे एक वीडियो चलाना चालू कर दोगे आ जाएगा, मार्क्स ही नहीं आएंगे। नेक्स्ट सवाल, पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो फिर ट्राई करो। बहुत आसान सवाल है। कह रहा है क्लास 11th कॉस अकेडमी के बच्चे हैं, 40% स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं, 30% बायो पढ़ते हैं। 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथ्स एंड लिखा हुआ है ना, तो ये इंटरसेक्शन हो गया बेटा।
इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टडी मैथ्स और बायोलॉजी। यूनियन पूछा है तो एक काम करो, पहले ई और एफ दो वो मान लो बेटा। ई मान लो, ई का मतलब है स्टूडेंट मैथ्स मान लो। एफ दूसरा कर लो बेटा स्टूडेंट, इसको बायो मान लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की गिवन है, टोटल मैथ्स वाले कितने बच्चे गिवन है बेटा 40%, परसेंट है ना तो 40/100 लिख सकते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है, बायो वाले कितने हैं 30%, तो 30/100 लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ्स के साथ में डॉक्टर के साथ इंजीनियर बनने वाले हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 10% बच्चे, 10/100 हो गया। ठीक है, तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ जो मैथ्स और बायो वाले, और का मीनिंग ही होता है यूनियन होता है बेटा। सारे बच्चे यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दो, बड़ा सा गंदा सा लगा दो फॉर्मूला। जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई की वैल्यू पहले से मालूम है 40/100, एफ की वैल्यू पता है बेटा 30/100, इसकी वैल्यू पता है 10/100। सॉल्व किया, एलसीएम है इनका 100, 40 + 30 हो गया 70, 70 में से 10 चलेगा 60, 0 से 60/100 आया ना, इसको 60% भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें सब कुछ परसेंटेज में दे रखा है तो तुम आंसर परसेंटेज में छोड़ सकते हो। 60% बच्चे ऐसे हैं, 60% ऐसे हैं जिनके पास में या तो मैथ्स है या फिर बायोलॉजी है। आगे बढ़े, जल्दी करो। तुम लोग गलत कर रहे हो, देखो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ध्यान से सुनना बेटा। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है हल्का सा। अगर मैं ये पूछूं तुमसे टोटल कितने लोग हैं अवेलेबल, चार लोग हैं, तुम्हें 4 लोगों में से क्या बनाना है, कमेटी बनानी है किसी 2 लोग की। ठीक है, तो 4 में से तुम्हें 2 ही तो सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट का मतलब ग्रुप बनाना है। तो टोटल जो लोग हो गए, तो टोटल लोग निकालने हैं, तो 4 में से कितने निकालने बेटा 2, 4C2 अरेंज तो करना नहीं, उनको निकालना है ना, तो 4C2 हो गया। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं जिसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा नो मैन, मतलब आदमी नहीं चाहिए इनको। अगर कोई आदमी नहीं चाहिए, कमेटी में कितने लोग होने चाहिए, कमेटी में 2 होने चाहिए। अगर बेटा कमेटी के अंदर में अवेलेबल 2 मैन थे बेटा और 2 वुमेन थी, कमेटी में तुम्हें कौन नहीं चाहिए, मैन नहीं चाहिए, और कमेटी की तो 2 की बनानी है ना, तो दोनों की दोनों लेडीज लेनी पड़ जाएंगी। तो एक काम करते, मैन को ले ही नहीं रहे, तो मैन थे कितने 2, तो 2 में से हम एक भी नहीं लेंगे। ठीक है, और वुमेन में से कितने लेने पड़ जाएंगे फिर हमें 2, और टोटल कितना रहेगा 4C2। समझ में आया? आगे सुनो, आगे सुनो, अभी लिखना मत बेटा, थोड़ा सुनो। सेकंड पार्ट में कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, उसमें तुम्हें एक आदमी लेना है। अगर एक आदमी लेना है तो एक क्या लेना है, एक लेडीज लेनी पड़ेगी। तो टोटल तो डिनोमिनेटर में तो बेटा यही रहेगा 4C2। टोटल आदमी अवेलेबल कितने 2 चाहिए, कितना तुम्हें 1, तो बेटा 2 में से एक 1 ले लो। अब लेडीज 2 है, 2 में से कितनी लेनी पड़ेंगी हमें 1, क्योंकि कमेटी तो 2 की बनानी है ना, क्योंकि 0 + 2 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन, 2 मैन का। अगर 2 मैन का अगर बनाना है, दोनों के दोनों मैन चाहिए बेटा। मैन है कितने अवेलेबल, तो 2 ही हैं, तो दोनों ले लो। लेडीज कितनी लेनी पड़ेंगी
जीरो जीरो, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 4c2। बेटा ये तुम्हारे आंसर हो गए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा ना। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आर का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये होता है ना। सारे बच्चे कैलकुलेशन करो, खुद करो, ये जैसे हो जाएगा। और ये भी मैंने हिंट बताई थी, अगर ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो तो उसका क्या आंसर आता है। करो करो जल्दी करो, पूरा आंसर निकालो सारे बच्चे। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका आंसर कितना आता है 1। अगर ऐसे लिखा हो तो कितना आंसर आता, वेरी गुड, एन आता है, एन आता है। इसका आंसर एन का मतलब 2 आ जाएगा। अगर ये दोनों ही सेम होते तो आंसर क्या आता है, तब भी 1 आता है ना। और इसका क्या आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4c2। 4c2 बार बार यूज करोगे तो हर बार ऐसे यहाँ पे साइड में कर लो, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 माइनस 2 2 होता है ना बेटा, समझ में आया ये। और इसको अच्छे से लिखोगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2, 6 आंसर आ गया। तो बार बार ना लिखो, हर बार 6 लिख दो नीचे। इसका कितना आने वाला है बेटा आंसर, पहले तुम लोग करो, खुद करो खुद करो, हाँ जल्दी कर लो सारे, बताओ इसका आंसर कितना आया। 4/6 को बेटा 2/3 लिख सकते हो। इसका कितना, देखो इसका आंसर आएगा 1, उसका भी 1। ये आंसर हो गए सारे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जल्दी करो। क्वेश्चन समझ लो, बहुत आसान है। बॉक्स के अंदर में बेटा जो मार्बल है उनका कलर देखो। 10 तो हो गई तुम्हारी रेड कलर की, 20 मार्बल है ब्लू कलर की, और 30 मार्बल है ग्रीन कलर की। टोटल मार्बल कितनी हो गई, 60 हो गई टोटल एक बॉक्स के अंदर में। तुम्हें निकालनी सिर्फ और सिर्फ 5 मार्बल निकालनी है, हर बार 5 ही निकालनी है। जो जितने केस दे रखे हैं हर बार 5 निकालनी। पहला केस ये कहता है, पहला केस कह रहा है कि जो मार्बल है वो कैसे होनी चाहिए, सारी की सारी ब्लू कलर की होनी चाहिए। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल टोटल मार्बल्स कितनी हो गई, टोटल मार्बल्स हो गई बेटा 60, ठीक है। अगर 60 मार्बल में से टोटल 60 हो गई ना, 60 में से मेरे को टोटल कितनी निकालनी है, 5 ही तो निकालनी है। तो वो टोटल जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आ जाएगा, 60C5। समझ में आया। तो अब मैं पहला जब पार्ट करूंगा तो ऐसे लिखूंगा बेटा, पहले पार्ट का कहता है कि वो मार्बल जो ब्लू कलर की होनी चाहिए। ब्लू कलर की है कितनी टोटल, तो 20 में से मेरे को कितनी चाहिए, सिर्फ 5 चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 60 में से 5। समझ में आ गया। पहले पार्ट का आंसर ये हो गया, जल्दी लिखो। पहले पार्ट का अगर ये हो गया तो बाकी के पार्ट का ऐसे ही सोच सोच के लिखो बेटा। ये जो पहले पार्ट का हुआ वो हो गया ऑल ब्लू कलर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्लू, ऑल ब्लू कलर की, तो ये हो गई। सॉल्व तो कर ही लोगे, मैं अभी तुम्हें सॉल्व के पीछे नहीं पड़ूंगा। आगे सुनो बेटा, सेकंड पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में कहता है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, कम से कम एक तो ग्रीन होनी चाहिए ना। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, 1 में से अगर मैं वो केस माइनस कर दूं जिसमें से एक भी ग्रीन ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन, अगर मेरे को एक ग्रीन चाहिए ही चाहिए तो मैं बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, 1 में से मैं वो केस माइनस कर दे रहा हूं जिसमें नो ग्रीन, ग्रीन हो ही ना। अगर मैंने वो केस माइनस कर दिया तो अब जो बचेगा उसमें कम से कम एक ग्रीन तो होगी होगी ना। अच्छा एक बात बता बेटा, कोई ऐसा केस बताओ कैसे नो ग्रीन निकालेंगे। टोटल मार्बल है कितनी, टोटल 60, 60 में ग्रीन कितनी थी 30। तो हम लोग क्या करें कि ये जो है ना ये नॉन ग्रीन है ना, तो इन 30 में से, इन 30 में से कितनी माइनस कर दें, 5 माइनस कर दो।
समझ में आया केस? फिर से सुनो, ये कहता है कि हमें ये प्रोबेबिलिटी बताओ को एटलीस्ट हमें एक तो ग्रीन चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केस माइनस कर दिया जिसमें क्या थी, कोई भी ग्रीन नहीं थी। अच्छा, कोई भी ग्रीन नहीं थी। अच्छा, नो ग्रीन का मतलब है ब्लू और रेड, सॉरी ब्लू और रेड मिला के कितनी हो गई, तो 30। तो 30 जो मार्बल हैं वो वाली मैंने माइनस कर दी। तो जैसे ही माइनस करी 30 और उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करने की क्या होती है बेटा, 30C5 और डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगा, 60 में से 5, 60C5। ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कहता है 2 आर रेड मार्बल्स, 2 रेड कलर की होनी चाहिए। बेटा सुन लो थर्ड पार्ट का, अगर 2 रेड कलर की होनी चाहिए मैं लिखूंगा 2 रेड मार्बल्स। अगर 2 रेड कलर की चाहिए तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में तो बेटा 60C2 रहेगा, C5 रहेगा। तुम्हें 2 मार्बल रेड की चाहिए, बाकी की फिर बाकी की टोटल निकालनी कितनी मार्बल, 5 निकालनी है ना टोटल। तो 2 तो रेड कलर की हो गई, बाकी 3 कैसी रहेंगी, नॉन रेड। यही तो होगा लॉजिक। तो पहले हम 2 रेड कलर की निकालेंगे। रेड कलर की अवेलेबल कितनी मार्केट में, 10। तो 10 में से पहले बेटा तुम 2 मार्बल निकाल लो, निकाल ली, खुश हो गए। अब बची कितनी मार्बल, 50, 50, 50 बची ना, 2 ही रेड चाहिए तुम्हें। अब जो 50 बची, 50 में तुम्हें कितनी निकालनी पड़ेंगी बेटा, 3 निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हें हर बार 5 मार्बल निकालनी है। ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में कहता है एक मार्बल होनी चाहिए रेड कलर की और दूसरी मार्बल होनी चाहिए ग्रीन कलर की। मतलब एक रेड होनी चाहिए, एक ग्रीन होनी चाहिए, बाकी की बची हुई फिर कैसी होनी चाहिए, वो ब्लू या जो भी कलर है। एक काम करते हैं, पहले सुन लो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड एंड वन ब्लू। एक बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। बेटा रेड कलर की चाहिए, रेड कितनी अवेलेबल है, 10 में से कितनी चाहिए, एक। एक तुम्हें ग्रीन भी तो चाहिए, ग्रीन कितनी अवेलेबल, 30, 30 में से कितनी चाहिए, एक। तुम्हारे हाथ में कितनी मार्बल आ गई, 2। चाहिए कितनी, अभी टोटल 5 चाहिए, 3 और चाहिए। तो देखो ग्रीन को और रेड को टच मत कर देना, सॉरी रेड को और ब्लू को टच नहीं करना है। मैंने कुछ गलत लिखा बेटा, यहाँ ग्रीन था, मैंने यहाँ पे ब्लू लिख दिया गलती से, यहाँ पे ग्रीन लिखो, यहाँ मैंने सही लिखा, ठीक है। अब एक बात बता बेटा, यहाँ पे मैंने रेड कलर की भी ले ली है, ग्रीन कलर की भी ले ली है, अब मेरी मजबूरी है ब्लू कलर की लेना। ब्लू कलर की मार्बल टोटल 20 में से लेनी कितनी पड़ेंगी, 2 ले चुके हैं तो 3 लेनी पड़ेंगी, और डिनोमिनेटर में तो बेटा 60C5 ही रहेगा। समझ में आया? सारे बच्चे ये सारे आंसर अच्छे से करो। आंसर वैसे इसमें छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका जो आंसर आना है ना वो छोटा मोटा आंसर नहीं आएगा, बहुत लेंदी आंसर आएगा, ठीक है। कर लो बेटा, इसे जल्दी करो, इतना छोड़ दो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आसान बेटा, ध्यान से पढ़ना। ये कहता है एक लॉटरी में, कोई लॉटरी है, अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर, 1 से लेके 20 तक उसको कोई 6 नंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। 1 से 6, 1 से 20 तक कोई भी ले लो। मान लो इस बच्चे ने लिया 1, 2, 5, 8, 10, 12, ऐसे कुछ भी नंबर ले सकते हो। अच्छा, इफ दीज 6 नेचुरल नंबर्स मैच विद द 6 नेचुरल नंबर ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमेटी, तुमने जो सिलेक्ट करे हैं नंबर, और पहली बात तो जो लॉटरी वाले होते हैं वो पहले से कुछ नंबर सिलेक्ट करें बैठे रहते हैं, अगर तुमने भी गलती से वही सिलेक्ट कर ली तो तुम प्राइस जीत जाओगे, ठीक है। और नहीं सिलेक्ट कर पाए तो तुम्हारा कटेगा, तुम्हारे पैसे वेस्ट। अब क्वेश्चन में कहता है ही विंस द प्राइस, मतलब वो जीत गया प्राइस, वाओ वो जीत गया प्राइस उसने। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर कमेटी वाले ने सिलेक्ट करके रखे थे, मान लो कमेटी वाले ने सिलेक्ट करके नंबर रखे थे 1, मान लेते थोड़ी देर के लिए, कमेटी वाले ने सिलेक्ट करे थे 2, 5, 19, 12 और 7, एक और चाहिए क्या, चलो मैंने 3 कर दिया, ये नंबर चाहिए थे, और तुमने भी यही नंबर सिलेक्ट कर लिए, तो तुम प्राइस तभी तो जीत पाओगे, इसके अलावा तो कोई चांस है नहीं। बेटा ये नंबर सिलेक्ट करने के तुम्हारे पास में कितने चांसेस हैं, सिर्फ एक तरीका, वेरी गुड राइट आंसर, सिर्फ एक ही तरीका तो है प्राइस जीतने का, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो इसकी जो आंसर लिखोगे तुम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग
वन अपॉन, क्योंकि एक ही तरीका है ये नंबर सिलेक्ट करने का। अगर इसके अलावा कहीं भी तुमने गलती से कोई और नंबर ले लिया तो तुम हार जाओगे। तो 1 अपॉन, टोटल नंबर कितने थे बेटा 20 में से तुम्हें नंबर कितने लेने थे, 6 ही नंबर तो सिलेक्ट करने थे बेटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। सिर्फ एक तरीका है, ठीक है, जीतने का सिर्फ एक तरीका। अगर यही पूछा जाए हारने का क्या तरीका रहेगा, तो 1 माइनस ये 1 माइनस 1/20C2, समझ में आया, 20C6। जल्दी करो, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि विनिंग करने का बताओ या फिर उसका हारने का बताओ, ठीक है, जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारने का अगर पूछा जाए तो तुम 1 माइनस ये कर दोगे 1/20C6, समझ में आया, ये हारने का हो गया। जीतने का तो एक ही तरीका है ना, यही तो। हारने का क्या होगा, 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी जीतने वाली माइनस कर दो बेटा। आगे बढ़े, किसी बच्चे को समझ में आ गया हो तो बता दो बेटा क्या आंसर है। 1/7 राइट आंसर है। अब सुनो बेटा कैसे होता है ये, इसको करने का तरीका भी सीख लो। ये बोल रहा है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर जो होती है ना बेटा, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 365। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में टोटल जो डेज होते हैं बेटा वो 365 होते हैं। अच्छा, एक वीक में कितने दिन होते हैं बेटा, 7 होते हैं ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ वीक्स निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ वीक्स अगर निकालना चाहूँ तो नंबर ऑफ वीक्स निकलेंगे 365 डिवाइडेड बाई 7, तो ये बेटा 52 वीक निकल रहे हैं, 52 वीक एंड 1 डे। समझ में आया कि नहीं बेटा, क्योंकि एक रिमाइंडर बच रहा है बेटा, ठीक है, एक रिमाइंडर बच गया। समझ में आया ना, ये जब मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा था तो 52 और एक रिमाइंडर बच गया। जो एक दिन बचा है वो यार कुछ भी हो सकता है। जो रिमेनिंग डे है, जो रिमेनिंग डे है वो बेटा या तो मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या फिर वेंसडे होगा या फिर थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा या फिर संडे होगा। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये दिन की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 दिन है। उनमें संडे कितनी बार आ रहा है, संडे की बातें कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा तो 1/7 इज द करेक्ट आंसर। 1/7, समझ में आया, 1/7। अगर मान लो संडे की जगह मंडे लिखा हुआ तब भी 1/7 आता, ट्यूसडे होता तब भी 1/7 आता, क्योंकि वो रिमाइंडर 1 बच रहा है ना। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है तो एक दिन एक ही बार तो आएगा बेटा, कोई भी एक बार आ सकता है। हाँ बस बस बस, अभी आ रहा है बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट वही है। अच्छा, ये समझ में आया इतना, तुम क्वेश्चन जो सोचते हो बेटा वो सीखो, इतनी साल हो गई पढ़ाते पता चल जाता है कि क्या बच्चे के दिमाग में चल रहा है। ये समझ में आया। इसके बाद एक सवाल और है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर देंगे लीप ईयर, फिर उसके बाद तुम्हें पूछेंगे प्रोबेबिलिटी संडे की। इतना करो बेटा, कर लिया, अच्छे से लिखो, इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे लिखो अच्छे से, लिखने के बाद इसको ट्राई करो। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया पूरी तरीके से। अब की बार तुम्हें लीप ईयर दे रखी। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, तो लीप ईयर में जो डेज होंगे लीप ईयर में होंगे बेटा 366 डेज। कोई कह रहा कैसे, ये कौन है, हैं? अच्छा, इसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले बेटा इसको 7 से डिवाइड करो। 7 से जब तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ से नंबर ऑफ वीक्स पता चल जाएंगे। यहाँ पे बेटा 2 दिन बच गए, ठीक है, 52 वीक्स, 52 वीक्स एंड 2 डेज। ये जो 2 दिन बचे हैं, ये तो यार 2 दिन में ढेर सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कैसे, या तो बेटा हो सकता है ये संडे मंडे हो,
या तो फिर मंडे ट्यूसडे हो, या फिर ट्यूसडे थर्सडे हो, या फिर थर्सडे के साथ, मैंने गलत कर दिया, मेरे दिन गड़बड़ कर गए। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे के साथ में बेटा फ्राइडे, फ्राइडे के साथ में सैटरडे, और सैटरडे के साथ में संडे। यही हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यही बन सकते हैं बेटा, यही बन सकते हैं। अब इसमें तुमसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ संडे की, तो यहाँ पे देखो एक संडे तो बेटा ये आ रहा है संडे मंडे, ऐसा मत करना कि मंडे के साथ में चिपका दो सैटरडे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो जैसा सीक्वेंस में होते हैं। एक बार संडे मेरे को यहाँ मिल रहा है और एक बार संडे बेटा इस सैटरडे संडे के साथ में भी आ सकता है, दो ही चांसेस तो हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2 अपॉन, टोटल कितने हैं ये केस, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर। कर लो बेटा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।